कि शिमला के विधायक हैं हमारे प्रिंसिपल आशु भारती जी, एससीए के अध्यक्ष, सभी डेंटल कॉलेज के हमारे युवा साथी, हमारे एमएस साहब, अभी जब मेरा जीवन परिचय दिया जा रहा था तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जीवन परिचय क्यों दिया जा रहा था। डेंटल कॉलेज की एससीए की टीम मेरे पास आई। एससीए की टीम से मैंने पूछा कि कहीं आपको, मेरे दिल में थी बात, कहीं आपको ये महसूस ना हो कि आप मेडिकल कॉलेज के फेस्ट में आए थे और डेंटल कॉलेज के फेस्ट में नहीं आए हैं, तो डिस्क्रिमिनेशंस ना हो, उस दृष्टि से मैं आपके इस कॉलेज में आया। ये भावना अपने ना पनपे कि वो एमबीबीएस डॉक्टर है और हम डेंटल डॉक्टर है, हमारे कार्यक्रम में आना आपने उचित नहीं समझा। लेकिन इन सब बातों से जब मेरे पास एससी की टीम के पास आए, मैंने पूछा कि आपके मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। जवाब उन्होंने सबने सही दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं खुद एससी का प्रेसिडेंट रहा हूं और एससी का प्रेसिडेंट रहने के बाद मेरे मन में आया कि एससी के कोई 35-40 साल पहले की बात है, मैं एससी का प्रेसिडेंट था, गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में पढ़ता था। और जब आज मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रहा था, तनाव के पलों में हम अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम को देख रहे थे और उस समय के और इस समय के सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोई खास अंतर नहीं आया है, लेकिन थोड़ा सा म्यूजिक जो है ना, कोरियोग्राफी में थोड़ा सा वो बदलाव जरूर आया कि अब पहले तो अब तेज हो गया थोड़ा म्यूजिक, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा किया। और सबसे अच्छा ये बात लगी कि इस कार्यक्रम में बेटियां ही सारे कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी और जो हमारे छात्र हैं वो कहीं थोड़े बहुत नराधम थे, लेकिन उतनी संख्या में नहीं थे जितने संख्या में होने चाहिए। छात्र जीवन से जब आप आगे बढ़ते हो तो काफी सपने होते हैं, उम्मीदें होती हैं, माँ बाप की आशाएं होती हैं। आप सोचते हैं कि अब मैं, पहले नीट की जब तैयारी करते तो सोचते कि बेस्ट इंस्टीट्यूशंस मिल जाए, मैं अच्छे इंस्टीट्यूशंस में डॉक्टर बन जाऊं, किसी और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, नहीं तो मैं डेंटल बीडीएस के कॉलेज में चले जाऊं डॉक्टर बन। बहुत मेहनत की होती है साइंस स्टूडेंट्स ने, और उस मेहनत के बाद जब वो पढ़ाई करते हैं, उम्मीदें होती हैं, आशाएं होती हैं, पर उन उम्मीदों को पंख कैसे लगेंगे जब आप डिग्री कर कर जाओगे, तो आपको उस भविष्य की चुनौती का सामना करना पड़ेगा जिसका सामना अपने कॉलेज समय में नहीं किया। अगर आप उस चुनौती का सामना करते हैं और आप में लगनशीलता है, आप में भावना है कि मैंने इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो कोई दो राय नहीं कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लेकिन वास्तविकता में जब आप आओगे तो संघर्ष मिलेगा, और संघर्ष का सामना कोई अगर कर सकता है तो वो उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी और उसके लक्ष्य तय होना चाहिए, तभी वो जीवन में आगे बढ़ सकता है। मेरा छात्र जीवन से बहुत लंबा संबंध रहा है। छात्र के 17 साल की उम्र से मैं राजनीति के पड़ाव पर हूं, जब मैं सीआर बन गया था। और जब भी मैं किसी भी युवा सम्मेलन में जाता हूं, और मैं बहुत युवा सम्मेलन में जाता हूं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में जाता हूं, और मैंने राजनीतिक जीवन में, छात्र जीवन में उम्मीदें देखी। 8 साल तो हम अपनी यूनिवर्सिटी में रहे, उसके बाद हमारा राजनीतिक जीवन में और पंख लगे। धीरे धीरे हम इस स्थिति में पहुंचे, आज मैं मुख्यमंत्री के तौर पर आपके सामने।
हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और आम परिवार से उठकर, आप जैसे परिवार से उठकर आए हैं। उस समय के वातावरण के हिसाब से जब हमारा समय था तो एनवायरनमेंट कैसा था कि सरकारी नौकरी कर लो, और सरकारी नौकरी हिमाचल प्रदेश में सबसे अच्छी मानी जाती है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अनुपात के आधार पर पूरे राज्यों का आकलन कर दिया जाए गवर्नमेंट जॉब के आधार पर, तो सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में। इससे एक फायदा हिमाचल प्रदेश को बहुत हुआ। देश आजाद होता है और 7% की आबादी हमारी पढ़ी लिखी थी। 1948 में हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 7% लोग पढ़े लिखे थे। धीरे धीरे बदलाव आया, ट्रांजिशन हुआ, हम आगे बढ़ते गए। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज हम जिस भी देश के इंडेक्स पर जाते हैं उसमें सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर गांव से एक सरकारी नौकरी लग गया, टीचर लग गया, तो उसने पूरे गांव के बच्चों को पढ़ाने का दायित्व संभाला, गाइड किया। आज हम उस दिशा में बहुत जल्दी से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 2.5 साल पहले हमारी सरकार, मैं कभी भी सत्ता के पद पर नहीं बैठा, संगठन के पद पर हमेशा रहा। जीवन काल के जिस भी पड़ाव में मैं गया, छात्र का पड़ाव था, 28 साल का तो छात्र जीवन में राजनीति करता रहा, राज्य का नेतृत्व भी किया। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में था तो पूरे राज्य का नेतृत्व किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में था, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व किया। भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा कि सबसे ज्यादा लंबा समय मेरे को 25, 22, 24 साल संगठन के पूरे राज्य के अध्यक्ष के तौर पर मिले और मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में हर स्थान पर घुमा हूं, देश विदेश में भी घुमा हूं। जो सुंदरता हिमाचल में है, जो संस्कृति हिमाचल की और जो संस्कार हिमाचल के, बहुत कम जगह देखने को मिलते हैं। 2.5 वर्ष पहले जब सरकार आई तो मेरे मन में एक उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री बन गए हैं, मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है। क्या मैं अपना सोचूं, क्या मैं आराम की जिंदगी जीऊं, क्या मैं सोचूं कि 5 साल बाद हिमाचल की जनता तय करती है, आराम से समय कटे। लेकिन मेरे मन में ये कभी विचार नहीं है और मैंने पहले ही दिन से कहा कि मैं सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आया हूं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आया। आर्थिक खजाने की हालत देखी तो 75,000 करोड़ का इस प्रदेश पर कर चढ़ा हुआ था। 6th पे कमीशन आप लोगों को, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को मिल चुका था, एरियर नहीं मिला। अब जिस प्रदेश पर 75,000 करोड़ का कर चढ़ा हुआ, सरकार की कर्मचारियों की देनदारियां और जो सरकार की राजस्व का आय का 100 रुपया हो और खर्चा 170 रुपया हो, वो सरकार कैसे चले। चुनावी राजनीति के लिए हमने, अपने राजनीतिक फायदे के लिए हमने चुनावों से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं हम कर देते हैं। मुफ्त में कई कुछ बांट दिया जाता है, शिक्षा संस्थानों को खोलने की होड़ सी लग जाती है और मैंने देखा कि हमें हर एक चीज में व्यवस्था परिवर्तन करना है। हमने शिक्षा का आकलन किया कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, मिडिल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, कॉलेज एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, एक मैपिंग की। सोचा कि अभी शिक्षा के बारे में मैंने चर्चा की। मैंने अपने शिक्षा मंत्री को निर्देश दिया कि मैं प्री नर्सरी से लेकर प्राइमरी से लेकर सारी शिक्षा के बारे में आकलन करना चाहता हूं। 2.5 साल पहले जनवरी की बात है, हमने शिक्षा का आकलन किया और ये पाया कि गुणात्मक एजुकेशन में पूरे देश में, जो 2003 में तीसरे या चौथे स्थान पर होता था, 20 साल में इतने नीचे चला गया कि हम 21वें स्थान पर पहुंच गए। 2021 में हम 21वें स्थान पर थे, 2022 में हम 21वें स्थान पर, 2023 में हम 21वें स्थान पर। अब शिक्षा भी 21वें स्थान पर, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिसमें अधिकतर गांव के किसान के और बागवानों के बच्चे हैं, आम परिवारों के बच्चे हैं, उन्हें हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे।
कैसे सुधार किया जाए। इतनी घोषणाओं का अंबार लगा हुआ था कि कह रहे थे कि पिछली सरकार ने इस स्कूल को मिडल कर दिया, इसमें +2 कर दिया, नॉन मेडिकल कर दिया, मेडिकल कर दिया। हिमाचल प्रदेश में एक भी शिक्षा संस्थान बंद करना अपने राजनीतिक पार्टी को चोट पहुंचाने जैसा होता है। काफी बैठकें हुई, सबने बोला नहीं हम नहीं बंद होने देंगे। मैंने कहा कि आप उन बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, जहां बच्चे सिर्फ 10 होंगे और साथ वाले स्कूल में भी 1 किलोमीटर के दायरे में फिर 10 बच्चे होंगे, 3 किलोमीटर के दायरे में 20 बच्चे होंगे। उनका एक्सपोजर क्या होगा, क्या आपस में इंटरेक्शंस होंगे। बड़ा कड़वा फैसला था और हमने तकरीबन रैशनलाइजेशन करते, युक्तिकरण करते, जहां बच्चों की संख्या नहीं थी, जहां 0 संख्या थी, हमने 1000 स्कूल बंद किए और युक्तिकरण की दिशा में हम आगे आए। और मुझे पिछले कल दिल्ली से फोन आया, हमने इतनी इंप्रूवमेंट की कि जो प्रदेश पिछले 10 सालों से 21वें स्थान पर था, 2015-16 में 15वें स्थान पर था, उस प्रदेश को क्वालिटी एजुकेशन में पूरे देश में 5वें स्थान पर आंका गया। ये 2.5 साल की व्यवस्था परिवर्तन का परिणाम है। 5वें स्थान पर रुकने वाला प्रदेश नहीं है ये। हमने मूलभूत सुधार किया। हमने कहा कि प्राइमरी कक्षा में पहली पढ़ने वाले बच्चे को भी इंग्लिश में पढ़ाई करने का अधिकार होना चाहिए, इंग्लिश पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। हमने उसको शुरुआत की। स्कूल के प्रिंसिपल को यह अधिकार दिया कि स्कूल में कौन सा ड्रेस अपने बच्चों के लिए लगाना है, उसमें उन्होंने फैसला किया। स्कूल का प्रिंसिपल फैसला करता है। स्कूल के बच्चे विदेश जाए, उनको हमने विदेश भेजने का दायित्व किया। विदेश के जो टॉप थे टीचर्स का हमने विदेश के लिए कार्यक्रम चलाया, उसमें गए। 2 डायरेक्टरेट होते थे, एलिमेंट्री एजुकेशन का अलग डायरेक्टरेट होता था और सेकेंडरी स्कूल का अलग डायरेक्टरेट होता था। काफी विरोध हुआ, हड़ताल हुई। हमने स्कूल एजुकेशन एक बोर्ड किया, कॉलेज एजुकेशन एक बोर्ड किया। हमने मूलभूत परिवर्तन करके, रैशनलाइजेशन करके नया कंसेप्ट डेवलप किया कि हरेक विधानसभा क्षेत्र में महज स्कूल खोलना दायित्व नहीं होना चाहिए। उस स्कूल में टीचर साइंस का भी होना चाहिए, उस स्कूल में टीचर आर्ट्स का भी होना चाहिए, उसमें मेडिकल, नॉन मेडिकल, म्यूजिक से लेकर सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के स्कूल होने चाहिए। और एक कंसेप्ट को विकसित किया है जिसके आने वाले समय में 20 जगह 20 विधानसभा क्षेत्रों में कार्य सरकारी स्कूल के क्षेत्र में किए जा रहे हैं। अगले वर्ष से तकरीबन राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल हिमाचल प्रदेश में 10 स्कूल अपना कार्य स्टार्ट कर देंगे। अगले 5 वर्षों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 150 के करीब राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल हमारे शुरू हो जाएंगे, जो सरकारी क्षेत्र में खोले जाएंगे। उसमें क्या सुविधा होगी, क्योंकि अभी जो बच्चे नीट करके आए हैं, +2 करके आए हैं, उनको बताना चाहूंगा, उसमें प्री नर्सरी से लेकर +2 तक एक ही स्कूल होगा, एक ही प्रिंसिपल होगा। जहां पानी उपलब्ध होगा वहां स्विमिंग पूल होगा, ग्राउंड होगा। और हमारे बच्चे थोड़े स्टंटेड पैदा हो रहे हैं, डाइट के कारण उनको कमी रहती है। हमने दिन का लंच भी उन्हें हमारे स्कूलों में मिलेगा। और आने वाले 10 सालों में 2032 तक पूरे हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल होंगे और हाई एंड मेडिकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन होंगे। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में भी नंबर 1। दूसरी बैठक हेल्थ से संबंधित ली। अब डॉक्टर हैं, डेंटल डॉक्टर हैं। पिछले दिनों मैं इसी ऑडिटोरियम में आया था, मैंने एड्रेस किया था। जो 1 साल पहले का मेरे वक्तव्य सुन रहे होंगे, मेरी बात सुन रहे होंगे, उन्हें याद होगा। हेल्थ का हाल क्या है? वैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 398, जो मैंने अभी सुना, नींद लगी थी, 398 में से हमारा स्थान 18वां है। ठीक सुना है। तो मैं ये कहना चाहूंगा
कि हेल्थ का हाल क्या है। अब मैं डेंटल के अलावा दूसरे हेल्थ के, डेंटल में तो मैं डॉक्टर नेगी के पास में आता रहा हूं कई बार, अपनी बेटी के सिलसिले लिए। जब हेल्थ की मीटिंग ली गई, हेल्थ का ब्यौरा दिया गया, आईजीएमसी का दिया गया, टांडा का दिया गया, रीजनल हॉस्पिटल का दिया गया, जोनल हॉस्पिटल का दिया गया, क्या पाया मैंने? महज पर्ची बनाकर डॉक्टर को चेक करवाकर, या कोई थोड़े जुकाम हो गया, खांसी हुई, वो ठीक हो गई, पेन किलर की दवाई ली, एंटी एलर्जी की दवाई ली, ठीक हो गई। लेकिन पाया क्या? मैंने देखा कि हेल्थ में मेरा यह मानना है कि जिस आईजीएमसी में 19 साल पुरानी एमआरआई की मशीन हो, उस आईजीएमसी का क्या हाल होगा जहां 40% शॉर्टेज हो। उसको स्टडी किया है। उसमें स्टडी करने पर यह पाया गया कि पैरामेडिकल का स्टाफ जो आईजीएमसी में होता है, जब लोड पड़ता है तो वो ट्रांसफर करवा लेता है जोनल हॉस्पिटल में, पीएससी में, और हम राजनीतिक लोग उनकी ट्रांसफर ही करने लगे रहते हैं। और हम सिर्फ डॉक्टर साहब को फोन करते हैं कि मेरा रिश्तेदार है, उसको चेक कर लेना, थोड़ी देर के लिए वो चेक हो जाता है। लेकिन जो गांव से आया हुआ आम आदमी है, वो 2-2, 3-3 घंटे बाहर खड़ा रहता है। फिर उसके एक्सरे होते हैं, फिर एमआरआई मशीन होती है। जिस बीमारी का पता लगते लगते वो पीजीआई तक पहुंचता है, तब तक वो बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब हेल्थ को कैसे दुरुस्त किया जाए? अब डॉक्टर एसोसिएशन, डेंटल डॉक्टर एसोसिएशन, पैरामेडिकल की एसोसिएशन, हर दिन थ्रेट होता है कि हम स्ट्राइक कर देंगे। अब फैसला तो करना ही है। अब अगर हम स्ट्राइक करने वालों से अच्छे के लिए फैसला ना करें, तो वो जिन लोगों ने हमको चुनकर भेजा है, उन लोगों के लिए हमारा दुख है। हम ये सोचते रहे कि 5 साल बाद ये नाराज हो जाएगा, मैं चले रहने दूं, जो व्यवस्था 40 साल से चली आ रही है, चलने दो यार, ऐसे ही चल रहा है। इस दृष्टिकोण से हम उनके साथ न्याय नहीं करते। हमने उसमें बदलाव किया। आज हमने फैसला किया कि अब पैरामेडिकल स्टाफ डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज का अलग होगा और मेडिकल कॉलेज का अलग होगा। आज वो हमने इंप्लीमेंट कर दिया। अब आईजीएमसी में कितने स्टाफ नर्सेज की कमी है? मैंने इंटरएक्शन कार्यक्रम रखा उनके साथ। पीटर हॉब में मैंने एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर, और जो इसके जानकार थे सबको बुलाया। कोई तकरीबन 150 के करीब डॉक्टर है। मैं उनसे पूछा, उनसे पूछने के बाद मुझे तो ज्ञान नहीं है, पर जानकारी इकट्ठी करके उस पर कैसे अमल किया जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने उस जानकारी इकट्ठी करने के बाद सबसे पहले 3 कॉलेजेस को हमने चयनित किया, चमियाना को, आईजीएमसी को, टांडा को। 30 तारीख को मैं टांडा के डॉक्टरों के साथ इंटरेक्शन कार्यक्रम करने जा रहा हूं। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज के साथ 5 तारीख को कार्यक्रम करने जा रहा हूं। चमियाना का हाल जाना, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, लेकिन आधे डॉक्टर यहां हैं, आधे वहां हैं। टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं। तकरीबन 100 करोड़ रुपए की मैंने मेडिकल हाई एंड टेक्नोलॉजी की ऑर्डर दी। और जिस रोबोटिक सर्जरी से मेरा ऑपरेशन हुआ, जिस समय मैं बीमार था और मैंने उस समय मेडिकल साइंस की स्टडी की, मैंने कहा कि मैं तो सामर्थ्य हूं जो खर्चा भी कर सकता हूं, लेकिन जो आम आदमी है उसकी पास पैसे नहीं है। हमने उस दिन फैसला किया और मुझे कल खुशी है कि 28 करोड़ रुपए की पहली यूरो की रोबोटिक मशीन कल यहां पहुंची। यूरो से संबंधित और रोबोटिक से संबंधित जितने भी ऑपरेशंस होंगे, ये लाइनें नहीं लगी होगी डॉक्टर्स के समय। उससे जितना तेज ऑपरेशंस होता है और जितना एक्यूरेसी प्रिसीजन होता है, उससे अच्छा कोई इलाज पूरे दुनिया में नहीं है। और ये फैसला किया गया कि जो एम्स में मशीन्स आती है वो आईजीएमसी में आएगी, टाटा में आएगी, चमियाना में आएगी। कैंसर के लिए यहां आपका हॉस्पिटल है। कैंसर कैसे पता लगेगा आपकी बॉडी में? पेट स्कैन तक नहीं है। हमने पेट स्कैन की मशीन के भी 30 करोड़ रुपया दे दिया। 2 महीने के अंदर पेट स्कैन भी है। जो 17 साल पुरानी, 19 साल पुरानी एमआरआई है,
मैं किसी डॉक्टर को दोष नहीं देता, लेकिन मैं कुछ दोष डॉक्टर्स के साथ उन प्रशासनिक अधिकारियों को भी मानता हूं, नेतृत्व का भी मानता हूं, राजनीतिक लोगों का भी मानता हूं। महज सत्ता में आकर सिर्फ सत्ता सुख भोगना नहीं चाहिए, इन सब स्टडी का अध्ययन करना चाहिए। सभी जानकारी सभी व्यक्ति को नहीं होती, लेकिन जब कुछ चीजें निचले धरातल से आती है तो उसको अमली जामा पहनाना हमारा दायित्व बन जाता है। और मेडिकल कॉलेज आईएमसी में मैंने विधानसभा में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम बड़ी तेजी से सुधार की ओर बढ़े हैं, जिसका परिणाम हम 5वें स्थान पर पहुंचे, 21वें स्थान पर 16 अंकों की उछाल, 16 स्टेट को पीछे हारकर 5वें स्थान पर पहुंचे। हेल्थ में मैं कहना चाहता हूं कि हेल्थ में 1 साल के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस हम करने जा रहे हैं। हेल्थ के अंदर भी हम व्यवस्था परिवर्तन करने जा रहे हैं। सभी मेडिकल कॉलेज में एमआरआई 3 टेस्ला की मशीन नेरचौक, हमीरपुर, टांडा और आईजीएमसी उसके ऑर्डर आ गए हैं। मैंने कहा है 85 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है और कहा कि 3 महीने के भीतर सबको लग जाए। लाइनें लगी है आपके रेडियोग्राफर के पास, एक्सरे के पास। आधा पेशेंट जब दर्द होता है तो उसके पास जल्दी चाहिए, आपके स्टाफ नर्सिस तक नहीं है, आपके डॉक्टर तक नहीं है। हम डॉक्टर को बहुत अच्छा पे करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो डॉक्टर को दिल्ली में मिले यहां मिले, तो चाहे डेंटल डॉक्टर हो चाहे कोई और डॉक्टर हो। हमारी सरकार उस दिशा में भी काम कर रही है, लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेवारी और जवाबदेही बनती है। जब सरकार आपको देती है तो आपकी जवाबदेही ये बनती है, आपका कर्तव्य ये बनता है, आपका दायित्व ये बनता है कि आप 4 पेशेंट को देखते तो एक मन में संतुष्टि लेके जाइए कि मैंने इन 4 पेशेंट को अच्छी तरह देखा है। और इस दृष्टि से भी हमारी सरकार इस कार्य करेगी कि डॉक्टर और पेशेंट के रेशियो वर्ल्ड क्लास होने चाहिए, नर्स और पेशेंट का रेशियो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। लेकिन आर्थिक तंगी है। क्यों है आर्थिक तंगी? अब इन सब चीजों में करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। अभी तो मैं काट कर किसी तरह कैसा काट रहा हूं कि जो पीडब्ल्यू के ठेकेदार है उनसे पैसा काट कर मैं हेल्थ में भी लगा रहा हूं कि हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस अच्छे होने चाहिए। लेकिन हेल्थ को भी आपको समझना पड़ेगा। वित्तीय फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अब 100 रुपया हमारे पास आता है, 170 रुपया हम खर्च करते। मैं इस भविष्य की पीढ़ी को बताना चाहता हूं कि आपको बजट बनाना होता है। आपके परिवार में कोई परिवार का एक मुखिया अगर 100 रुपया कमा कर लाता है तो आप उसको बजट बांटते हैं कि इतना पैसा मेरे बेटों की पढ़ाई में खर्च होगा, इतना ट्यूशन में खर्च होगा, इतना अगर हॉस्टल में गए तो हॉस्टल में खर्च होगा, इतना मेरा राशन पानी में खर्च होगा, इतना बिजली का बिल लगेगा। और आपका खर्चा अगर वो 70 रुपये और बढ़ जाता तो उस 70 रुपये को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे? 100 रुपया तो आपके पास हर महीने आ रहा है, राजस्व आ रहा है, तो आप क्या करोगे? अपने दोस्त से उधार मांगोगे या बैंक से लोन लेंगे। तो आज की स्थिति क्या है? ये अभी से नहीं है कि हम 2.5 साल में आए और इस प्रकार का आर्थिक कुप्रबंधन हो गया। ये उस समय से चला है कि जब हमने अपनी संपदा की तरफ ध्यान नहीं दिया। हिमाचल प्रदेश की जनता की जो पैसे है, जो संपदा है, वेल्थ है, उसको हमने लुटा दिया। इस कारण हुआ है। क्या थी संपदा आपकी? आप जब थे सामर्थ्य तो आप 100 की जगह ज्यादा उधार लेते रहे। आज 170 रुपया हमें खर्च करना पड़ता है। अब पूछिए कैसे मैं 70 रुपए का आपको आकलन देना चाहता हूं। 100 रुपया हमारे पास आए हैं। 100 रुपए में से सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की जो पेंशन है, हर महीने सरकारी कर्मचारी जो विभागों के हैं, बोर्ड कारपोरेशन नहीं, जिसमें बिजली बोर्ड हो गया, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, एचआरटीसी को, ये नहीं, सिर्फ विभाग जो सरकार से संबंधित डिपार्टमेंट है, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, काफी डिपार्टमेंट है, उसमें हर महीने हमें 1200 करोड़ रुपया सैलरी का देना पड़ता है। 1200 करोड़ रुपया सैलरी का देना पड़ता है। 800 करोड़ रुपया हमें सरकारी कर्मचारियों के और अधिकारियों की पेंशन और वेतन देना पड़ता है। और उसके अलावा 1200 करोड़ रुपया हमें ब्याज देना पड़ता है।
और 600 करोड़ रुपया हमें मूलधन देना पड़ता है। 100 में से 71 रुपए हम ये 4 लोगों की कमिटेड लायबिलिटीज के साथ खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद आउटसोर्स कर्मचारी, आशा वर्कर्स है और ग्रांटिंग एड देनी पड़ती। तो इस प्रकार 100 में से 81 रुपया हर महीने वैसे चले जाता है। 19 रुपये बचते हैं। 19 रुपये में से दिन का खर्चा करना है, मेडिकल कॉलेज को अच्छा करना है, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना है। उस 19 रुपये में हम आपके लिए पैसा जोड़कर करते हैं। क्या ऐसे ही प्रदेश चलेगा? मैं आज मुख्यमंत्री हूं, कल कोई और मुख्यमंत्री होगा। इस प्रदेश में जिसका प्राकृतिक सौंदर्य पूरे विश्व में अकल्पनीय है, जहां स्नोबाउंड एरिया मोर देन स्विट्जरलैंड है, बिग हिमालय है, मिड हिमालय है, शिवालिक हिल्स है, किस नीति से उसमें आगे बढ़ा जाए? हमारी सरकार उस पर कार्य कर रही है। आज मैं आपको इसलिए कहता हूं कि हम फैसले ले रहे हैं, राय दिन हम नए नए नियम बना रहे हैं, नई कैबिनेट कर रहे हैं कि महीने में 4 कैबिनेट हो रही है। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था। कल भी हमारी कैबिनेट है, कल भी हम प्रदेश के हित में फैसले लेने जा रहे हैं। हेल्थ सर्विसेज में मैं 1100 करोड़ रुपया डेंटल से लेकर सारे 1100 करोड़ रुपया सिर्फ मेडिकल टेक्नोलॉजी में खर्च करने जा रहा हूं कि जितने भी 10 साल पुरानी मशीनें हैं, एक्सरे हैं, जितने भी MRI है, CT स्कैन है, और जितने भी किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, हम 1100 करोड़ रुपया उस मेडिकल टेक्नोलॉजी पर खर्च करेंगे। आने वाले समय में आप पाएंगे कि हिमाचल प्रदेश की हेल्थ सिस्टम में बहुत बड़ा सुधार आया। कोई व्यवस्था 40 साल से बिगड़ी है, उसको मैं रातों रात ठीक नहीं कर सकता, पर उस दिशा में सोचकर आगे बढ़ सकता हूं। और हमने उस दिशा में सोचकर आगे बढ़ना शुरू किया और मैं इस दिशा में कार्य कर रहा हूं। और इस दिशा में हम डॉक्टर्स के लेवल पर जो भी पद होंगे वो सब भरे जाएंगे। तो मैंने जो आर्थिक की बात कही, उसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूं, कभी मेरे पास आकर किसी ने मांग नहीं की हमारा स्टाइपेंड बढ़ा दो। 60,000 मिलते थे जो हमारे MD करने वाले थे। मैंने उसको समझा, डॉक्टरों ने मुझसे कहा, हमने उसको 60,000 से बढ़ाकर MD के लिए 1 लाख कर दिया। और जो SRशिप कर रहे थे, DM कर रहे थे, उनको 1,30,000 कर दिया। अभी और बढ़ाने हम जा रहे हैं। डेंटल डॉक्टर में भी जो MD करेगा उसको भी हम उतना ही स्टाइपेंड देंगे। ये मैं कहना MD के लिए, क्योंकि इन्होंने मांगा तो नहीं, लेकिन वो भी उतना ही काम करते हैं जितना वो कभी करते। फिर हमने ऑपरेशन थिएटर का हाल देखा। 3 साल BSc ऑपरेशन में, एनेस्थीसिया में 15,000 रुपया मिल रहा है। मैंने अभी बढ़ाकर उसको 25 किया, क्योंकि मेरे पास ना जेब में जितना पैसा है, मैं धीरे धीरे एजुकेशन और हेल्थ में उसको लगाना चाहता हूं। तीसरा हमारा है रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। 80% हमारे परिवार गांव में रहते हैं। हम गांव के परिवेश से निकलकर बाहर आए हैं। शहरों में तो हमारे बुजुर्ग आए, पढ़ाई की, और सत्यता है कि 80% हम गांव में रहते हैं। अभी बेटियां जब से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रही थी, प्रस्तुति दे रही थी, मुझे खुशी हो रही थी। कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है, लेकिन इस बात की खुशी थी कि हम अपने संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आज भी वही संस्कृति है जो 35 साल पुरानी संस्कृति थी। आज भी वही नाटी है, आज भी वही सोचने का हमारे लोगों का तरीका है। बहुत अच्छा लगा। तो ये मैं सब आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ भाषण इसलिए नहीं पढ़ना चाह रहा था, क्योंकि आपको वास्तविकता मैं कर रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं। ये अब हमने मैंने कहा कि 2027 में हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे। हम कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? महज पैसे तो है नहीं। अब जब पैसा नहीं होगा तो अर्थशास्त्र के नाते, थोड़े बहुत जानकारी होने के नाते हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो हमने अपनी संपदा को पहचान की कि प्रदेश में हमारे पास क्या है, हमारे पास चीज क्या है जिसको हम बेचें। हम इंडस्ट्रीज को 3 रुपए यूनिट बिजली देते रहे। 32 में हमने इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर दी, 3 रुपए यूनिट देते रहे।
1500 बीघे हमने 23 लाख रुपए में दे दी। ये सरकारों की सोच होती है। 1500 बीघे 23 लाख में बत्ती में दे दी। फिर कहा कि पानी मुफ्त में देंगे, फिर कहा कि जो आप स्टोरेज करेंगे वो मुफ्त में देंगे। ये पिछली सरकार करके गई। मैंने उस सब नीतियों को बदला कि इन्वेस्टमेंट ड्रेन नहीं होगी, क्योंकि जहां हम इंडस्ट्री को लाने के लिए महज ये बहाना मान के कि हम रोजगार देंगे, हमारे लोग वो रोजगार नहीं करते हैं। लेबर का काम हमारे लोग नहीं करते। हिमाचल की संस्कृति में ये नहीं है अपना घर का काम कर ले, कुछ कर ले। और मैंने ये पाया कि हमें 5 विधियों को अपनाना है। पहला, टूरिज्म, और हम टूरिज्म सेक्टर में बहुत अधिक इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। हम हेलीपोर्ट्स बना रहे हैं। शिमला का हेलीपोर्ट शुरू हो जाएगा, यहां से चंडीगढ़ की उड़ान शुरू हो जाएगी। हमीरपुर में है, ऊना में है, बिलासपुर में, अगले साल पालमपुर में है। सभी हेलीपोर्ट बनकर तैयार हो जाएंगे और आने वाले समय में हिमाचल की युवा पीढ़ी हेलीकॉप्टर से शिमला या चंडीगढ़ जाएगी। ये हमारी सोच है। यही नहीं, अभी तक प्रदेश को में एक भी बड़ा अंतर्राज्यीय स्तर का एयरपोर्ट नहीं है। अब धर्मशाला को हमने टूरिज्म कैपिटल ऑफ द स्टेट डिक्लेयर किया है। तो धर्मशाला में हम अपना बड़ा एयरपोर्ट बनाने की दिशा में आगे बढ़े, लेकिन पैसे नहीं है। लेकिन फिर भी हम जेब में से थोड़ा थोड़ा करके एयरपोर्ट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और पूरे वर्ल्ड की कंपनियां हिमाचल प्रदेश में आना चाहते हैं। यूएई, दुबई के शेख से मेरी बात हुई, वो हिमाचल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो एयरपोर्ट बड़ा चाहते हैं। तो सबसे पहला हमारा टूरिज्म है जिसमें हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें हेल्थ टूरिज्म भी एक पार्ट हिमाचल की गवर्नमेंट की नीति में है। दूसरा, हाइड्रो। प्रदेश में 5 नदियां बहती है, छोटी नदियां बहती हैं, नाले बहते हैं। पंजाब और हरियाणा में कोई नदी थोड़ी बहती है, यहीं से जाती है। अब एक कंपनी है SJVN, जो हमारे पानी से, जो बहता हुआ पानी है, जिसे मैं बहता हुआ सोना कहता हूं, वो 67,000 करोड़ की कंपनी बन गई। और प्रदेश जो आजाद हुआ, पूर्ण राज्य बना 1971 में, आज भी जब मैं बजट प्रस्तुत करता हूं विधानसभा में, कोई नहीं देखता होगा बजट, कोई युवा नहीं देखता होगा। वैसे सबको बजट देखना चाहिए, उसमें आपके लिए नीतियां होती है या नहीं होती है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में सरकार कहां जाती है। जब मैं बजट प्रस्तुत करता हूं तो मैं पाता हूं कि हमारा बजट तो सिर्फ 58,000 करोड़ रुपए का है। 58,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत करते हैं, ये 58,000 करोड़ रुपया खर्च करना है हमने साल में, जिसमें से 47,000 करोड़ कमिटेड है। और जो कंपनी 92 में सतलुज जल विद्युत निगम बनी, वो तकरीबन 33-35 साल में 67,000 करोड़ की कंपनी होगी। कैसे हुई? हमने अपना अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ी। ये जो पानी बहता है इस प्रदेश में, वो बहता हुआ सोना है, हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमने कहा कि हरियाणा को 50% पानी की जरूरत है, दिल्ली को 30% पानी की जरूरत है। वो हमसे रेणुका की बात करते हैं, वो हमसे किसाऊ की बात करते हैं। हमने कहा हम आपको पानी देने को तैयार हैं, लेकिन आप हमारा जो अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने हमें अवार्ड किया है BBMBC से 43 करोड़ रुपया, जब तक उसका एफिडेविट नहीं देते हम आपको पानी के लिए डैम बनाने को नहीं देंगे। और जो सतलुज जल विद्युत निगम है, उसको हमने कहा कि 12, 18, 30 ये जो बहती हुई हमारी संपदा पानी के रूप में है, 40 साल बाद ये प्रोजेक्ट हमको वापस मिलने चाहिए। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और टॉप के वकील कपिल सिब्बल से लेकर, मुकुल रोहतगी से लेकर, मनु सिंघवी से लेकर हम अपने अधिकारों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। जिस दिन ये अधिकार आप लोगों को मिल गए, जिस दिन ये अधिकार आप लोगों को मिल गए, हमारी जनसंख्या 75 लाख है। 75 लाख जनसंख्या की जेब में पैसा होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि हम प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, नीतिगत बदलाव लाकर, जिसकी की शुरुआत हो चुकी है। जिस बात को मैं 2-2.5 साल पहले कहा करता था, आज उसकी शुरुआत हो गई है 2032 में।
हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। ये परिवर्तन कोई मेडिकल में नहीं है, ये परिवर्तन केवल एजुकेशन में नहीं है, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन है, वहां भी शुरुआत हो चुकी है। कोई विभाग ले लीजिए, थोड़े बहुत कड़वे फैसले करने पड़ते हैं। विटामिन सी के लिए जब आप आंवला खाते तो शुरू में कड़वा लगता है, चबाते चबाते, और शुरू का तक जब चबाना शुरू करते हो अच्छा चबा देते तो मीठा लगने लग जाता है। तो ये जो हमारे फैसले हैं ये उस आंवले की तरह है जिसका स्वाद शुरू में कड़वा होगा और बाद में मीठा होगा। तो मैं आप लोगों के बीच युवा पीढ़ी को जो आज मैं ये बात कह रहा हूं, ये जो भूमिका रखी जा रही है, जो आधारशिला रखी जा रही है, जिसकी नींव हमने रखी है, ये भविष्य में सुखद भविष्य का अनुभव आपको करवाएगा। वो दिन दूर नहीं, क्योंकि हमको तो संघर्ष करना पड़ा। हम संघर्ष की राह में ऊपर आए। हमारे से पहले के जो हमारे बुजुर्ग है, हमारी पीढ़ी है, उनको और संघर्ष करना पड़ा। वो गरीबी से लड़ते हुए संघर्ष करते आए। इस देश में कोई बहुत अमीर नहीं थे, वो गरीबी से लड़े, फिर पाला, एजुकेशन दी। आज हम उस संघर्ष में लड़े जहां हमें अपनी संपदा को बचाना है। तो आज आपके पास मैं इसलिए कह रहा हूं, एक मन में विचार था कि कल को ये सोचे कि डॉक्टरों के प्रोग्राम में आते और हमारे में नहीं आते, ऐसा नहीं है। ना वो डिस्क्रिमिनेशन है, ना वो मतभेद है। मेरे मन में आप भी मेरे लिए प्रिय है, इसलिए आपने नहीं मांगा तो भी मैंने एमडी को बोल दिया कि एमडी के लिए आपका जो होगा। डेंटल में भी हमें बहुत सुधार करना है, उसके लिए भी मैं प्रिंसिपल साहब से कह रहा हूं कि अब एआई का जमाना आ रहा है, उस जमाने के साथ हमें आगे चलना है। रोबोटिक का आ रहा है, हेल्थ में हमने रोबोटिक के सभी मेडिकल कॉलेज में स्टार्ट कर दी, कार्डियो की भी हम करने जा रहे हैं, आगे भी हम करेंगे। ये सब जब चीजें आपके पास आएगी तो आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, आपको चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। आज भी हमारा 1000 करोड़ रुपए का इलाज करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता के लोग चंडीगढ़ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कहते हैं कि यहां तो हमारा एक्सरे नहीं होता, सिटी स्कैन नहीं होता। ये एक ऐसी भावना आ गई। पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट डॉक्टर अगर कहीं से गए हैं, पढ़कर गए हैं, आईजीएमसी से पढ़कर गए हैं, टांडा से पढ़कर गए। जब मैं उनसे मिलता हूं, आप तो जानते नहीं होंगे पद्मश्री है, जब मैं उनसे मिलता हूं तो ये पाता हूं कि मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मेरे प्रदेश से आए। और एक उनमें एक भावना अंतर से ही होती है। वो जो हिमाचली आता तो उससे मिल जाते हैं, अपनी भाषा में बात कर लेते हैं, अपनापन आ जाता है। ये हमारी संस्कृति में है, हमारे संस्कारों में है, यहाँ के वातावरण में है, ये आप महसूस करेंगे। तो इसलिए आज जिन बच्चों ने ये कार्यक्रम रखा है, ये सब बातें मैं आपके सुखद भविष्य के लिए कर रहा हूं। और आपको ये सोचना है कि हमने जीवन में यही नहीं सोचना कि मैंने डॉक्टर बनना। मैं लॉ पढ़ रहा था तो मैंने ये थोड़ी सोचा था कि मैंने वकील बनना है, मेरा मन नहीं था। मैं एक दिन 15 दिन प्रैक्टिस में गया, जिनके पास प्रैक्टिस में लगा उन्होंने मुझे फाइलें अटवा दी कि ये फाइलें लेके चलो, इसको सीलो, इसको बंद करो। लेकिन मन नहीं था, राजनीति करने का मन था। राजनीति करते करते ये थोड़ी सोचा था कि मैंने मुख्यमंत्री बनना है। और मैं सोचता आज के लिए हूं, कल के लिए नहीं मैं सोचता। और मेरा ये ध्येय है कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बने, और हिमाचल का युवा पीढ़ी जब हम अधेड़ उम्र से बुजुर्ग उम्र में होंगे तो ये गौरव महसूस कि हम उस प्रदेश से आते हैं, हम तुम्हें भी रोजगार दे सकते हैं। तो इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। आपको मैंने कई चीजें प्रदेश के हित से संबंधित बताई, और जो हेल्थ से संबंधित है मैं इतना कहना चाहूंगा कि जल्दी ही हम डेंटल डॉक्टर्स के जो ग्रुप है उसके साथ चर्चा करेंगे, कहाँ कहाँ परिवर्तन लाना है और कहाँ कहाँ परिवर्तन से आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी चिंता मुझे जो आप लोगों की है, क्योंकि डेंटल डॉक्टर इतने हो गए हैं कि मुझे ये चिंता लगी रहती है कि वो तो बेचारे लग ही नहीं पाएंगे, जो कम्पीट करेगा उनके लिए पोस्टें ही बहुत मिलती, क्योंकि अभी हमने पोस्टें निकाली है, कुछ और पोस्टें निकालेंगे, तो ये चिंता है। और उससे ऊपर चिंता ये है कि जो मेडिकल कॉलेज हमारे आगे हर साल 700 डॉक्टर बनकर निकलेंगे, उनको कैसे हमने रोजगार के अवसर पैदा करवाने, इस बारे में भी हमारी सरकार विचार कर रही है। नीतिगत परिवर्तन होंगे, पर जल्दी अगर हम सोचें कि कोई चीज
ट्रेडिशनली से हम ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये डिग्री के बाद जॉब की जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास निकलती है, आपको उसको करना चाहिए। अपना प्राइवेट बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आप सेल्फ रिलायंट हो सके, अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए। कोई चीज आप में छूटी नहीं रह सकती अगर आप में आत्मविश्वास होगा, डेडिकेशन होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, मोरालिटी होगी, ऑनेस्टी होगी, आप सफलता प्राप्त करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।